हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। आज हम पढ़ेंगे बाइल एंड बाइलरी सिस्टम के बारे में। अब हम बाइल और बाइलरी सिस्टम को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं आज। देखो, बाइल जो है वह एक एल्कलाइन डाइजेस्टिव फ्लूइड है। एल्कलाइन मतलब बेस नेचर में है, ये मतलब एसिडिक नहीं है ना। बेसिक नेचर इसका मतलब इसका जो पीएच होता है वो 7 के ऊपर होगा, है ना। इसको बनाता कौन है? इसको हेपेटोसाइट बनाती हैं, जो कि लीवर के अंदर होती हैं। हिपेटोसाइट मतलब हिप, आपने सुना होगा हिपेटो वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लीवर के लिए। साइट्स मतलब सेल, है ना। बायोलॉजी में साइट्स बोलते हैं सेल को। तो जो लीवर की एक खास सेल होती है हेपेटोसाइट्स, यही बनाती हैं बाइल जूस। बाइल का प्राइमरी फंक्शन आपको शायद पता भी हो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। देखो, जो फैट होती हैं, तेल ऑयल जो भी हम खाते हैं, है ना, घर में बना हुआ खा रहे हैं सरसों के तेल का, या बाहर से कोई चीज़ ला के खा रहे हैं, जो भी चीज़ें फ़ैट हैं, जब उसको हम डाइजेस्ट करते हैं, जब हम उसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ेंगे, उस चीज़ को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है। देखो, आपने देखा होगा पानी के ऊपर अगर तेल डालो, कैसे वो ऊपर तैर रहा होता है ना। उसमें मिक्स तो नहीं हो पाता ना भाई। अगर मिक्स करना होगा तो एक प्रोसेस है इमल्सिफिकेशन। मतलब ऐसा क्यों ना करें, जो तेल है उसको छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ दें, जिससे वो थोड़ा सा वाटर में मिक्स हो सके, है ना। तो इसका बाइल काम क्या करता है? बाइल जो करता है काम, वो फैट को छोटे छोटे एकदम ड्रॉप्स में तोड़ देता है, जिससे फैट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है। मतलब कि जो आपने तेल खाया, तेल की चीज़ें बनी हुई खाई, फैट लिया, चाहे वो दूध में था, चाहे वो किसी और चीज़ के थ्रू लिया, वो डाइजेस्ट कैसे होगा भाई? वो डाइजेस्ट ऐसे ही होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। तो आपकी जो छोटी आंत होती है वहाँ पे जाके पच जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आपको उससे एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। अब देखो, बाइल एंजाइम्स क्या करता है? वो कोई कंटेन नहीं करता। बाइल जो होता है वो कोई एंजाइम्स नहीं कंटेन करता, बल्कि क्या करता है, ये फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, जिससे पेंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है उसका एक्शन जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है। मतलब यह कि जैसे ही बाइल जूस फैट को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ेगा, तो टूटने के बाद जो पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है वो आराम से इसको डाइजेस्ट करवा पाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा आसान हो जाएगा। बड़े ड्रॉप्स को तो तोड़ नहीं पा रहा था भाई। अब बाइल जूस ने क्या किया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, जिसके वजह से जो पेंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम था उसका एक्शन थोड़ा और बढ़ गया, काम करना थोड़ा और बढ़ गया, है ना। लीवर में देखो क्या होता है, लीवर में बाइल जूस जो होता है वो कॉन्टीन्यूस बनता रहता है, एक प्रोसेस, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ये। बाइल इंट्राहिपैटिक बाइल कैनल कुलाई के थ्रू फ्लो करके राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में कलेक्ट होता है। देखो, लीवर में चैनल मतलब ऐसा समझ जाओ, मैं साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ब्रांच जैसी नालियाँ होती हैं, है ना। उसमें अब धीरे धीरे करके इकट्ठा हो रहा है बाइल जूस। इकट्ठा होने के बाद एक हिपैटिक डक्ट आ रही है दाईं तरफ से, एक आ रही है बाईं तरफ से। तो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। बाद में यही दोनों डक्ट जो होती हैं, डक्ट मतलब नाली होती है, दोनों डक्ट जुड़ती हैं, जुड़कर क्या बनाती हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक है। लीवर के अंदर जो राइट हिपैटिक डक्ट होती है, जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है, ये दोनों जुड़ के बना देती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, एक सिंगल बना देती हैं। ठीक है। जो गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है उसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। लीवर का नाम वैसे भी कॉलीसिस्ट होता है, सॉरी, गॉल ब्लैडर का नाम वैसे भी कॉलीसिस्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट, ये दोनों जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। आपने ज़रूर सुना होगा ये वर्ड अगर आप पढ़ते होगे तो। देखो, कॉमन बाइल डक्ट का जो डिस्टल एंड होता है, डिस्टल वर्ड आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपकी फिंगर्स हैं, उंगलियाँ आपके कंधे से डिस्टल हैं, दूर हैं, तो फिंगर आपके कंधे से दूर हो गई। कोनी क्या है? पास है, तो कोनी क्या हो गई? प्रॉक्सिमल। कोनी को बोलेंगे प्रॉक्सिमल, पास।
उंगली को हम बोलेंगे कंधे से दूर, डिस्टल। कोई चीज़ दूर में होती है तो उसे हम बायोलॉजी में डिस्टल यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो सीबीडी का दूर वाला हिस्सा होता है, एक पाइप है एक प्रकार की, ये जो इसका दूर का हिस्सा होता है इसको हम बोलेंगे डिस्टल एंड। और ये कहाँ पे खुलता है जाके? ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है। ड्यूडेनम आपको पता ही होगा कि स्टोमक है। स्टोमक जब छोटी आंत से जिस जगह पर जुड़ जाता है, जहाँ पर जुड़ता है, उसके आगे के हिस्से को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, डियोडिनम, डियोडिनम। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या होता है, अक्सर एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू जहाँ बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों रिलीज होते हैं, है ना। देखो क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लो कि एम्पुला ऑफ वेटर क्या होता है। देखो, आपको पता है एक ऑर्गन क्या है, पेंक्रियाज, जो कि पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, खाने को पचाने में मदद करता है। अब पैंक्रियाज से भी एक पाइप निकल के आ रही है, उसका नाम है पैंक्रियाटिक डक्ट। इधर भैया लीवर से भी एक निकल के आ रही है, पित्ते से जुड़ के सीबीडी बन गई, वो कॉमन बाइल डक्ट। दो नालियाँ आ रही हैं, ये दोनों नालियाँ एक जगह पे जुड़ती और उसी जगह पे खुल जाती हैं, उसी जगह पे ये निकलती हैं ड्यूडेनम के अंदर, मतलब आंत के अंदर अपना अपना सिक्रेशंस, अपना अपना जो जूस होता है वो गिराती हैं। तो जिस जगह पे मिलती हैं उस जगह को हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। उसी के आगे एक दरवाज़ा लगा होता है, उस दरवाजे का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर आप सोचो एक सर्कुलर मसल है ना। तो ये मसल जब कांटेक्ट करती है तो बंद रहता है वो चीज़, रास्ता। जैसे ये रिलैक्स कर जाती है वैसे ही वो रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो अब मान लो आप अपने बेडरूम में लेटे हो, आपको लिविंग रूम में जाना हो अगर, तो एक आप ऐसा तो है नहीं कि टेलीपोर्ट करके उस रूम में पहुंच जाओगे, आपको दरवाजे के थ्रू होके निकलना पड़ेगा ना, दरवाजे को पार करके ही आप जाओगे ना अपनी लिविंग रूम में। ऐसे ही भाई जो बाइल जूस बन रहा है तेल को पचाने के लिए, और पैंक्रियाटिक जूस जो बन रहा है खाने को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट जो है, जो प्रोटीन है, उन सबको पचाने के लिए सब जूस जो बन रहा है भाई, किसी तरीके से आंत में जाएगा ना ये। तो आंत में जिस रास्ते से होके जा रहा है उस रास्ते को बोलते हैं डक्ट, डक्ट बोलते हैं। पैंक्रिया से निकल रही है तो पैंक्रियाटिक डक्ट, तो अब लीवर से होके आ रही है तो उसको हम बोलेंगे सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है जी। अब देखो क्या होता है, जो आपका गॉल ब्लैडर होता है, वो जो अंग होता है वो कोई वो ऐसा तो खास अंग नहीं है, वो बस क्या करता है, वो एक स्टोरेज हाउस है। जो भी बाइल जूस आपका लीवर बना रहा है उसको ये बस स्टोर करता है, स्टोर करेगा और कंसनट्रेट करता है, थोड़ा गाढ़ा कर देता है ना। इसका जो पानी होता है उसको मतलब अलग कर देता है, पानी को एब्जॉर्ब करके अलग कर देता है ये। तो जो बाइल जूस होता है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है ताकि उसके काम करने की क्षमता अच्छी हो जाए। इसका फंक्शन स्पेशली तब इम्पॉर्टेंट होता है जब किसी पेशेंट ने फैटी मील लिया, खूब ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाया किसी इंसान ने, मान लो। अब फैटी फूड के रिस्पॉन्स में देखो, जैसे मान लो किसी इंसान ने फैटी फूड खाया, तेल वाली चीज़ें खा ली, मसालेदार खूब, पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, उस बाहर की चीज़ें खाई, तो जो आंत का पहला हिस्सा है डूडेनम, वो एक हार्मोन निकालेगा, उसका नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। अब इसने जब ये हार्मोन निकाला तो ये हार्मोन पता है क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलैक्स होने के लिए बोलेगा। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्या है, दरवाज़ा मैंने बताया था जो। अब देखो भाई मेरी बात सुनो, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस भरा हुआ है जो कि तेल को तोड़ता है छोटे छोटे उसमें हिस्सों में। अब गॉल ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब चिंगड़ेगा वो, सिकुड़ेगा वो, तभी तो उसका जो जूस है बाहर निकलेगा। अब मान लो आपके पास कोई बलून है, बलून में आपने पानी भरा है, उसको जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, दबाओगे, तभी तो वो पानी बाहर निकल के आएगा ना। तो ऐसे ही गॉल ब्लैडर जब सिकुड़ता है वैसे ही उससे बाहर निकल के आ जाता है बाइल जूस। अब भाई बाइल जूस अगर बाहर आ गया तो अब ड्यूडेनम में कैसे जाएगा, ड्यूडेनम में जाने के लिए उसको दरवाज़ा पार करना पड़ेगा ना, उस दरवाजे का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो जो ये हार्मोन है कोलेसिस्टोकाइनिन, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को भी रिलैक्स करवा देता है, मतलब इस दरवाजे को खुलवा देता है, जिसके वजह से जो बाइल जूस बना है वो सीधे आकर ड्यूडेनम में रिलीज़ हो जाए, गिर जाए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसका इंपॉर्टेंस ऑफ बाइल क्या क्या काम करता है, जो बाइल जूसेस का इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन वर्ड आप लोग पढ़ना केमिस्ट्री में 7th 8th 9th 10th में तो पढ़े ही होगे आप लोग, है ना। तो ये मतलब इमल्सिफिकेशन मतलब छोटे छोटे ड्रॉप में फैट का टूट जाना। तो एक तो ये फैट को छोटे छोटे ड्रॉप में तोड़ता है ताकि भैया फैट पच पाए,
आप देखो तेल पचता तो वैसे किस तरह इकट्ठा रहता, तो होता नहीं उसका कुछ, छोटे छोटे ड्रॉप में टूटेगा तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट होके पच पाएगा, एब्जॉर्ब कर पाएगी उसको, आंत को थोड़ा आसान हो जाएगा उसको एब्जॉर्ब करना। दूसरा काम ये क्या करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन जो होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी करवाता है ये। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के, ये सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है। एक और चीज़, कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रिएशन करवाता है, बिलीरुबिन का एक्सक्रिएशन करवाता है ये। ठीक है, अब हमने चलो यहाँ तक तो हमने बाइल और बाइलरी सिस्टम को समझ लिया कि बाइल जूस क्या है, तो ये कैसे कैसे ये सिस्टम काम करता है। अब इसके हम आगे पढ़ते हैं कि अगर इस सिस्टम में कोई अगर दिक्कत आ जाए तो कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं, आप जब जो नर्सिंग बच्चे हैं जब वो कहीं पर उनकी ट्रेनिंग लगेगी या कहीं पर वो जॉब करेंगे तो उनको इन बीमारियों से मतलब काफ़ी इनको पेशेंट देखने को मिलेंगे। पहली बीमारी है कॉलीलिथियासिस। कॉलीलिथियासिस मतलब क्या, कॉली मतलब कॉलीसिस्ट मतलब पित्ता, गॉल ब्लैडर। लिथियासिस मतलब, लिथिया मतलब पत्थर। ग्रीक और लैटिन वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बायोलॉजी में, है ना, तो ये ग्रीक भाषा में बोलते हैं, लीथा मतलब पत्थर। और किसी वर्ड के पीछे सिस लग गया तो मतलब कंडीशन, मतलब वो बीमारी कोई कंडीशन है। कॉलीलिथियासिस मतलब पित्ते के अंदर पथरी, है ना, गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी। अब कॉलीलिथियासिस में क्या होता है, गॉल स्टोन बनते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और जो पित्ते की पथरी होती है उसे हम गॉल स्टोन बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर में ये बने, अब ये स्टोन बनते किससे हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ये पिगमेंट स्टोन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं। अब भैया अगर किसी को पित्ते में पथरी हो गई तो उसके सिम्टम क्या होंगे, उसके सिम्टम होंगे राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन, जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, सबसे ऊपर का रीजन राइट वाला दाएं तरफ, वहाँ पेन होगा। कई बार ये पेन कंधे की तरफ भी रेडिएट कर सकता है, राइट कंधे की तरफ। दूसरा, उल्टी आने का बहुत मन करेगा, नोजिया जी उसको बोलते हैं हम लोग, मन मचलता है। तीसरा, फैटी फूड जब भी कोई पेशेंट खाएगा उसको खाना पचेगा नहीं, वो बोलेगा अरे बहुत अजीब लग रहा है, उलझन लग रही है, पेट फूला फूला लग रहा है ना। अब सिंपल सी बात, फैटी फूड इंटॉलरेंस की हो जाएगा। देखो क्या होता है, आपको पता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस भरा होता है, स्टोर किया होता है वो। जब भी आप कोई तेल वाली चीज़ खाते हो, ऐसे खाना खाते हो जिसमें तेल होता है, तो आपका ड्यूडेनम में एक हार्मोन निकलता है कॉलिसिस्टोकाइनिन। वो हार्मोन जाके भैया पित्ते को बोलता है, गॉल ब्लैडर को बोलता है अब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, अब तुम सिकुड़ जाओ, और सिकुड़ के सारा का सारा बाइल जूस ड्यूडेनम में निकाल दो। पर अगर वहाँ पर पथरी इकट्ठा हो गई, पथरी बन गई है खूब सारी, तो अब स्पेस तो कम हो गया ना उसका, है ना, जगह तो कम हो गई ना, और इन्फ्लेम्ड अलग है, वो इन्फ्लेम्ड भी हो गया, है ना। तो जिसके वजह से भाई अब जो बाइल सिक्रेशंस थे वो आ नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो फूड पच नहीं पा रहा है, तेल वाला पच नहीं पा रहा है, तो ब्लोटिंग हो रही है और भी दिक्कतें हो रही हैं, है ना। जिसको पित्ते की पथरी होती है और ज़्यादा अगर इन्फ्लेम्ड कर जाए, कोलेसिस्टाइटिस हो जाता है जिसको, उसको तो वैसे ही खाना पीना रोक दिया जाता है उसका, है ना। अब हम सेकंड बीमारी पढ़ेंगे, कॉलीडोकोलिथियासिस। कॉलीडोकोलिथियासिस जो होती है जब गॉल स्टोन मतलब पित्ते की पथरी कॉमन बाइल डक्ट में माइग्रेट करके आगे जाके फंस जाती है, समझ रहे हो। अब देखो क्या हुआ, जो पथरी थी वह गॉल ब्लैडर से नीचे की तरफ आई और कॉमन बाइल डक्ट में आके फंस गई। जब वहाँ फंसी तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, है ना। इस चीज़ को बोलते हैं हम कॉलीडोकोलिथियासिस, ठीक है। तो अब तीसरी बीमारी में पढ़ते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, समझे। अगर भाई वो जगह रुक गई है, मान लो सीबीडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, पथरी आके वहाँ फंस गई है, तो क्या होगा, जो बाइल जूस है वो बॉडी वो एब्जॉर्ब करने लग गया ना, वहाँ से एब्जॉर्ब हो गया तो कहाँ जा रहा है वो भैया, ब्लड में जा रहा है ना। ब्लड में जाएगा तो क्या होगा, जॉइंडिस हो जाएगा। डार्क कलर का यूरिन होगा उसको, पीले कलर में, और या फिर क्ले कलर्ड या पीले कलर में स्टूल होगी, लैट्रिन उसकी ज़्यादा पीली या मतलब पेल कलर में होगी, है ना। और उसको इचिंग भी होगी, खुजली भी होगी। कई बार कहते हैं ना पेट में खुजली तो नहीं हो रही है आपको, तो लीवर से रिलेटेड डिजीज़
या गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिजीज़ में पेशेंट के पेट पे इचिंग भी होती है या शरीर में भी इचिंग हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग कोलेंजाइटिस। ये फोर्थ कंडीशन है, डिजीज़ है जो हम पढ़ेंगे। यह बाइल डक्ट का इन्फेक्शन होता है जो ऑब्स्ट्रक्शन के बाद डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन की क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है कैराकॉट स्ट्राइड, है ना। इसमें क्या होता है, मान लो किसी को अगर असेंडिंग कोलेंजाइटिस हो गया, ये वैसे इमरजेंसी होती है, बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें बुखार हो जाएगा पेशेंट को, जॉइंडिस हो जाएगा, पीलिया, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा बहुत, ठीक है, और ये इमरजेंसी होती है। अब हम पढ़ते हैं पांचवी बीमारी इससे रिलेटेड, बाइलरी पैंक्रीटाइटिस। कभी कभी गाल स्टोन एम्पुला ऑफ वेटर पर अटक जाता है। मैंने बताया था ना आपको कि जिस जगह पर पैंक्रियाटिक डक्ट और सीबीडी आके मिलती है, खुलती है ड्यूडेनम के अंदर, उसे हम बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पर आके पथरी फंस गई तो क्या होगा, पैंक्रियाटिक डक्ट भैया बंद हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट कर गई, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसके वजह से पैंक्रियाटिक जूस फ्लो नहीं कर पाएगा, वो आके आंत में नहीं गिर पाएगा, जिससे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डेवलप हो सकती है, जिसे हम बाइलरी पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। मैंने सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूँगा आपको इस तरीके से समझाऊँ फिर से। थैंक यू।